अच्छा भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल या आसान पेंडुलम की। पेंडुलम की बात तो हम पहले कर चुके हैं। आसान कैसे है? अगर इसको मुश्किल बनाना है ना, तो इसके आगे एक और पेंडुलम लगा दें। चल भाई, एक के बजाय दो पेंडुलम हो गए, तो खुद ब खुद मुश्किल बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये अच्छा खासा ना समझ में आने वाला हिसाब किताब हो जाता है। मगर जाहिर है चीज़ों को थोड़ा सा सहल रखेंगे, और सहल रखने में ये बात आती है कि भाई अगर ये मैस जो कि m है हमारे पास, ये एक l लंबाई की रस्सी या कह लीजिए डोरी के साथ बंधा हुआ हो, और ये पूरा सिस्टम ऑसिलेट कर रहा हो। ऑसिलेट मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अपना चला रहा हो, तो हमें ये तो मालूम। तो अगर हम मीटर्स में बात करेंगे तो मीटर्स में तो भाई ये है कि यहाँ कोई लिनियर मोशन नहीं हो रहा, घन चक्कर चल रहा है। तो बेहतर ये है कि क्यों ना हम इस एंगल की बात करें या एंगल की टर्म्स में बात करना शुरू कर दें, एंगल के हवाले से बात करना शुरू कर दें, ताकि हमारे लिए ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। आसान वैसे होती नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये जो हमारा चक्कर चल रहा है, ये चक्कर यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, खिसकाव जो है, इसका यकीनन एंगल से कोई ना कोई ताल्लुक है। और फिर यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉस का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यकीनन एंगल में अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो भाई ये तो हम जानते हैं कि अगर हमें अपना एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी ऊंचे और निचले तरीन पॉइंट अगर हम लोग को चाहिए, तो उसमें बस ये है कि जहाँ जहाँ कॉस को हम एक कर सकते हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड तो पहचानते हैं हम। और अगर इसका हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड के लिए भी एक फॉर्मूला है जो मैंने स्प्रिंग मैस के सिस्टम के लिए आपको बताया था। उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है शक्ल में, लेकिन वेरिएबल वगैरह सब मुख्तलिफ हैं, तो सेम मत समझिएगा। 2π√L/g का फॉर्मूला बनता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऐसे ही फॉर्मूले लिख देना मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, और ना मैं आपको इस तरफ राग़िब करूँगा कि फॉर्मूला रटना शुरू कर दें। मगर इसकी डेरिवेशन में चूँकि कैलकुलस है तो डेरिवेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से वीडियो ज़रा अलग बनाई है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अच्छा भाई, अब फिज़िक्स का एक और कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे भी आप वाकिफ़ हैं कि जहाँ कहीं घूम रही होती है कोई चीज़, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वहाँ लगता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर होता है। और r जो है मरकज़ से फासले को कहते हैं, जो कि यहाँ पे l के बराबर है, तो हम इसको ml² कह देते हैं। सही है। अच्छा, अब ये जो पूरे का पूरा काम हो रहा है, आपको बताया था कि कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होती है या कुव्वत बहाली होती है, जिसकी वजह से ये सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हो पा रहा होता है। तो यहाँ पे फोर्सेस को भी देख लेते हैं, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं भाई। एक फोर्स है, एक कुव्वत है जो इस रस्सी में है, जिसको कहते हैं हम टेंशन। और दूसरी कुव्वत यहाँ क्या है? दूसरी कुव्वत है इस गेंद का अपना वजन, जो कि होगा mg, जो कि कशिश सकल की वजह से लगने वाली फोर्स है। और यही फोर्स इसको घूमने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि आपके पास इस समत में कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। अच्छा भाई, बहरहाल फोर्स लग रही हो या ना लग रही हो, आपको ये मालूम है कि अगर कोई चीज़ घूम रही है और फोर्स की वजह से जाहिर है घूम रही होगी, तो यकीनन वहाँ पे टॉर्क भी मौजूद है। तो टॉर्क की अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो ये बनेगी L/Fg sin थीटा। अब इशू ये है कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर लंबाई ज़्यादा होगी, मतलब ये पेंडुलम जितना लंबा होगा तो उतना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड होना चाहिए। जबकि अगर टॉर्क के हिसाब से आप देखें तो टॉर्क तो ये कह रहा है कि भाई अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो ये जो टाइम पीरियड है या दौरानिया है ये कम आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जो लंबाई है इसका स्क्वायर्ड का ताल्लुक है या स्क्वायर का रिश्ता है, मुरब्बे का रिश्ता है, तो ये डोमिनेट करता है। और इसकी वजह से हमें पता लगता है कि नहीं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का असर ज़्यादा है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, इसमें ये दोनों चीज़ें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, दोनों को ही यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रही होती हैं, या ये कि जोड़े रखे होती हैं। तो मैं इनका ज़रा रंग बदल देता हूँ, फॉर्मूला यही रहेगा, परेशान मत होइएगा। L/g ज़रा लिख देता हूँ। तो इसमें ये जो L वाला हिस्सा है ये इसके इनर्शिया से ताल्लुक़ रखता है, जबकि ये G फोर्स से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, और जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन है, जो ये ताल्लुक़ है, रिश्ता है, ये जाहिर है चूँकि मुख्तलिफ ही सही, लेकिन है तो वही सिंपल हार्मोनिक सिस्टम, तो ये मैस स्प्रिंग वाली इक्वेशन से भी बहुत ज़्यादा मुशाबिहत रखता है।
इस केस में क्या होता है भाई, ये होता है 2π√m/k। और यहाँ भी ये m जो है ये इनर्शिया की निशानदेही करता है, या नुमाइंदगी शायद बेहतर लफ्ज़ हो, और k जो है वो फोर्स से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि फोर्स यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से, ये स्प्रिंग की वजह से लग रही है। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो सिस्टम होता है, सवाल ये है कि इस थीटा को कितना बड़ा किया जा सकता है कि ये सिस्टम सेटअप हो सके, सिस्टम कायम हो सके। तो भाई बात यह है कि अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से ये जो टाइम पीरियड आपके पास आएगा इसकी कुछ और वैल्यू होगी, जबकि असल दुनिया में अगर आप यही काम करेंगे तो इसकी कुछ और वैल्यू होगी। यानी दोनों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, जिसको हम एरर कहते हैं। तो जो आपके पास मैक्सिमम एंगल हो सकता है थीटा मैक्स, करने को आप बड़े से बड़ा रख सकते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि अगर ये थीटा जो है वो 20 डिग्री से छोटा रखा जाए तो असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में और थ्योरेटिकल वैल्यू में जो फ़र्क आता है वो तकरीबन 1% का आता है। इसी तरह अगर आप 40 डिग्री तक एंगल ले जाएं तो ये फ़र्क 3% तक पहुंच जाता है। ज़्यादा शौक हो रहा है तो आप इसको 70 डिग्री तक ले जाएं, जिस सूरत में ये 10% तक एरर आपका पहुंच जाएगा। और 10% तक अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थियोरेटिकल वैल्यू में 10% तक का फ़र्क हर तजुर्बे में जायज़ समझा तो जाता है, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि इस एरर को कम से कम रखें तो बेहतर है। तो इस वजह से ऐसे सिस्टम्स में आप कोशिश कीजिए कि एंगल कम ही रखें, ताकि आपकी थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क ना आए।